हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम आयकर अधिनियम के अंतर्गत मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत एक सवाल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके अंतर्गत ग्रॉस एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू और ब्याज के संबंध में गणना करना सीखेंगे, यानी टैक्सेबल वैल्यू भी निकालेंगे। क्वेश्चन हम लेते हैं एस सी मल्होत्रा, बुक है एस सी मल्होत्रा का मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। मकान संपत्ति से आय का क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? मिस्टर एम मुंबई में एक मकान के स्वामी हैं जो रहने के लिए किराए पर उठाया हुआ है और इसमें भिन्न भिन्न आकार के 2 फ्लैट हैं। वे 5,000 तथा 7,000 रुपये मासिक किराए पर उठाए हुए हैं। मकान का नगर पालिका मूल्यांकन 96,000 है। नगर पालिका कर की दर 15% वार्षिक है। मकान के संबंध में अन्य विवरण निम्नलिखित हैं। आ कंडीशन है मकान नया बना है और 1 अप्रैल 2016 को बनकर तैयार हुआ है। बा पॉइंट है 1/4/2013 को मकान बनाने के लिए 1 लाख रुपए के लिए गए ऋण पर इस वर्ष का 10% प्रतिवर्ष की दर से 10,000 रुपये ब्याज हुआ। पिछले 3 वर्षों में ब्याज दिया गया था परंतु कटौती की मांग नहीं की गई थी। सा पॉइंट है दूसरा फ्लैट गत वर्ष में 3 माह खाली रहा। दा पॉइंट है उसने 700 रुपये संग्रह व्यय मांगा परंतु वर्ष में वास्तविक व्यय 500 रुपये के हुए। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए उसकी मकान संपत्ति से आय की गणना कीजिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की गणना करनी है, टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए आइए हम देखते हैं क्या करें। यहाँ पर लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। अब हम देखेंगे मकान 1 है और यूनिट 2 है, यानी 2 यूनिट है, मकान 1 है और यूनिट 2 है। तो यूनिट कई हो सकते हैं लेकिन मकान 1 है। कैसे गणना करेंगे? दोनों यूनिट लेट आउट है तो यहां पर ले लें यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, और ये टोटल जो होगा ये मेरा हाउस होगा। मकान, एक मकान के 2 पार्ट हैं, एक यूनिट फर्स्ट एक यूनिट सेकेंड, इसको टोटल मान लें। सबसे पहले देखें म्युनिसिपल रेंट। म्युनिसिपल रेंट कितना है? म्युनिसिपल रेंट क्वेश्चन के अनुसार दे रखा है 96,000। अब क्वेश्चन में जो म्युनिसिपल रेंट दे रखा है वो कंबाइन में दे रखा है। इसको किस रेशियो में बांटेंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ जो मकान किराए पर उठा है, किराएदार जो किराया दे रखा है दे रहा है उस रेशियो में बांटेंगे। तो किराएदार से फर्स्ट यूनिट का कितना मिल रहा है? 5,000 और सेकेंड यूनिट का कितना मिल रहा है? 7,000। तो इसका रेशियो ले लेंगे तो इसका रेशियो कितना आएगा? 5:7। तो 5:7 आएगा तो पहले वाले मकान का म्युनिसिपल रेंट कितना आएगा? 40,000 डिवाइड कर देंगे और दूसरे वाले मकान का आएगा 56,000। यानी इसको निकालने के लिए हम ऐसे कर लें 5/12 और 7/12। तो फर्स्ट वाले का निकलेगा 96,000 इंटू 5/12। तो ये निकलेगा फर्स्ट हाउस का। इसी प्रकार सेकंड हाउस का निकाल लेंगे।
अब रेंट रिसीव्ड देखते हैं। रेंट रिसीप्ट 5,000 तथा 7,000 रुपये मासिक किराए पर उठाए गए हैं, यानी पहला मकान 5,000 रुपये मासिक किराए पर उठाया गया है। तो पहले मकान से पूरा किराया प्राप्त हो रहा है 12 महीने का, तो हो गया कितना 60,000। दूसरा मकान बोला है सा पॉइंट में कि दूसरा मकान यानी दूसरा यूनिट 3 माह खाली रहा, तो 3 माह खाली रहा तो 3 महीने का किराया कम कर देंगे, तो 7,000 है, 7,000 है और 12 महीने का कितना हुआ 84,000। लेकिन 3 माह खाली होने के कारण केवल 9 महीने का किराया प्राप्त होगा, तो 9 महीने का किराया हो गया कितना 63,000। इस प्रकार हम देखें कि रेंट रिसीव्ड हमारा कितना हुआ दोनों यूनिटों से टोटल 1,23,000। अब हम इसमें देखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हम देखेंगे कि मकान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आता है या नहीं। तो ये मकान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है, और अगर किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आता तो क्वेश्चन में मेंशन रहता या स्टैंडर्ड रेंट दिया रहता प्रश्न में। तो यहाँ पे मकान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है, तो म्युनिसिपल रेंट, रेंट रिसिप्ट, वेयर रेंट, विच एवर इज हायर। तो पहली यूनिट में मकान 12 के 12 महीने किराए पे उठे रहे, ना तो अप्राप्त किराया है और ना मकान खाली रहा, तो ऐसी दशा में दोनों में से जो ज़्यादा है वही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलेगा। तो इसमें कितना निकला ग्रॉस एनुअल वैल्यू 60,000। दूसरे मकान में देखें कि किराएदार से 3 माह का किराया प्राप्त नहीं हुआ, यानी 3 माह खाली रहा। खाली रहने के कारण प्राप्त किराया कितना है 63,000। तो दोनों में कंपेयर करेंगे म्युनिसिपल रेंट और रेंट रिसीव्ड, विच एवर इज हायर। ठीक है, तो मेरा कितना होगा 63,000। अगर खाली रहने के कारण प्राप्त किराया ऊपर वर्णित किराए के बराबर नहीं पहुंच पाता है तो प्राप्त किराया ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में ज़्यादा है तो इसलिए जो ज़्यादा होगा वही ले लेंगे। इस प्रकार टोटल मकान का कितना किराया मिला हमको, यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया 1,23,000। अब हम लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, यहाँ पे नगर पालिका कर यदि स्वामी द्वारा चुकाया जाएगा तो ही यहाँ पे लेस किया जाएगा। अगर टेनेंट चुकाता है तो यहाँ लेस नहीं करेंगे। चूँकि म्युनिसिपल टैक्स मेरे पास कंबाइन में दे रखा है, बोला है कि किसका है म्युनिसिपल वैल्यू का ठीक कितने परसेंट है 15%। म्युनिसिपल वैल्यू का कितना है 15%। तो यहाँ पर हम निकाल लें म्युनिसिपल टैक्स 15% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। तो म्युनिसिपल वैल्यू है मेरा 96,000, तो म्युनिसिपल टैक्स कितना निकलेगा 96,000 इंटू 15/100। 14,400 14,400 रुपये मेरा निकला। दोनों हाउस का म्युनिसिपल टैक्स 14,400 निकला। इसको किस रेशियो में डिवाइड कर देंगे? रेशियो मेरा होगा 5:7। तो 14,400 इंटू 5/12, तो 12 का टेबल पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 12 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 6,000। और 14,400 गुणे 7/12, 8,400। इस प्रकार 14,400। तो हमारा नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा
नेट एनुअल वैल्यू पहले हाउस का आ जाएगा 54,000 और दूसरे हाउस का आ जाएगा 006 54,600। टोटल हाउस का आ जाएगा 1,08,600। आइए देखते हैं, अब हम यहाँ पे नेट एनुअल वैल्यू निकाल लिए हैं। अब हमको निकालना है टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 अप्लाई करेंगे, उसके तहत छूट की मांग करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि नेट एनुअल वैल्यू का 30% एक तो ये चार्ज करेंगे, एक इंटरेस्ट ऑन लोन प्रीवियस ईयर यानी गत वर्ष में ऋण पर ब्याज उसको डिडक्ट करेंगे, और एक मकान बनकर तैयार होने से पूर्व लिए गए ऋण पर ब्याज उसका इंटरेस्ट ऑन लोन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वो डिडक्ट करेंगे। यही 3 चीज केवल डिडक्ट होंगे। यदि प्रश्न में और कोई चीज दिया है तो उसको डिडक्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे नेट एनुअल वैल्यू निकाल लिए हैं। अब नेट एनुअल वैल्यू निकालने के लिए अब हम सिर्फ केवल टोटल हाउस वाला पार्ट ही लेंगे, इसका अलग अलग नहीं करेंगे, क्योंकि अलग अलग करने पे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए टाइम की दृष्टिकोण से हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ लिखते हैं लेस डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला पॉइंट है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, यानी 1,08,600 का 30%, तो हम निकाल लेंगे, आएगा 32,580 रुपये। तो 32,580 एक ये माइनस कर देंगे। इसके बाद अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन प्रीवियस ईयर। वो हाँ, क्योंकि अभी तक जो ऋण लिया गया है मकान बनवाने के लिए, जो ऋण लिया गया है वो ऋण अभी चुकाया नहीं गया है, तो गत वर्ष में जो ब्याज देय होगा, देय होते ही वो स्वीकृत हो जाएगा। यहाँ पे हम डिडक्शन की मांग कर लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रीवियस ईयर, तो हमने कितने का ऋण ले रखा है? 1,00,000 रुपए का। 1,00,000 रुपए का 10% की दर से एक वर्ष का ब्याज 10,000 ये हो जाएगा पूरे मकान का, यानी दोनों यूनिटों का ये इंटरेस्ट ऑन लोन प्रीवियस ईयर 10,000 इसको लिख देंगे। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इंटरेस्ट ऑन लोन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, मकान बनकर तैयार होने के पूर्व अथवा खरीदने से पूर्व अवधि का ब्याज, यानी गत वर्षों का ब्याज। मकान बनकर तैयार होने से पूर्व अथवा खरीदने से पूर्व के गत वर्षों का ब्याज हम लेंगे। तो इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, जैसा कि प्रश्न में दे रखा है, 1/4/2013 को ऋण लिया गया है। 1/4/2013 को हमने कितने का ऋण ले रखा है? 1,00,000 रुपए का। तो 1,00,000 रुपए का ऋण है, 10% की दर से लोन टेकन। हमने ऋण कब ले रखा है? 1/4/2013। तेरह को ऋण ले रखा है। और मकान बनकर कब तैयार हुआ है? मकान बनकर तैयार हुआ है 1 अप्रैल 2016। तो यहां पर अब हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, मकान बनकर तैयार होने से पूर्व के गत वर्षों का ब्याज। तो मकान जब बनकर तैयार हुआ 1 अप्रैल 2016, तो हमारा गत वर्ष कब लगेगा? 31 मार्च 2016।
और यदि मेरा मकान 31 मार्च 2016 को बनकर तैयार हुआ होता तो हमारा कब लगता गत वर्ष 31 मार्च 2015। तो यहाँ पर अब हम महीनों की गणना कर लेंगे। 1/4/2013 से चलेंगे 31 मार्च 2014 यानी 2014। तो इस अवधि में कुल कितने 12 मंथ बने। फिर इसके बाद आएंगे हम 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 यानी 12 महीने ये भी हुए। हमको यहाँ तक आना है 31 मार्च, मकान बनकर तैयार होने के पूर्व गत वर्ष यानी 31 मार्च 2016 तक। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4/2015 से 31 मार्च, ये वाला यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 31 मार्च 2016, 12 मंथ। तो इस प्रकार मेरे मकान बनकर तैयार होने से पूर्व के गत वर्ष बने कितने 36 माह। तो यहाँ 36 माह लिख देंगे। 36 मंथ, 36 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। 36 मंथ का जो इंटरेस्ट निकलेगा वो कब से देय होगा, जिस वित्तीय वर्ष में ये बनकर तैयार हुआ है या प्राप्त हुआ है उस वित्तीय वर्ष से कटौती की शुरू हो जाएगी, कटौती लेनी प्रारंभ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम निकाल लें कि हमने ऋण ले रखा था 1 लाख रुपए का। हमने ऋण कितने का ले रखा था 1 लाख रुपए का। 10% की दर से 36 माह का ब्याज हो गया मेरा 30,000। इसको 5 किस्तों में देंगे इक्वल 5 इंस्टॉलमेंट। $30,000, 6,000 रुपये पर ईयर। देखते हैं इक्वल 5 इंस्टॉलमेंट में हम देंगे यानी 6,000 रुपया प्रति वर्ष। ये मकान जिस वित्तीय वर्ष में बना है उस वित्तीय वर्ष से हम कटौती की मांग करने लगेंगे। तो जैसे ये मकान बनकर कब तैयार हुआ है, मकान बनकर तैयार हुआ है 1 अप्रैल 2016। तो हमारा अब लगेगा एक लगेगा 2016 से 2017 5 किस्तों में। तो पहली किस्त तो हम यहाँ दे देंगे 6,000, इस वर्ष में कटौती की मांग कर लेंगे। दूसरा चलेगा 2017 से 2018, इस वाले वर्ष में 6,000 लेंगे। 5 समान किस्तों में है ना, तो इसलिए 2018 से 2019 में 6,000। ये 3 किस्त हम दे चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, चौथी किस्त पड़ेगी मेरी 2019 से 2020 में 6,000। अब हमको आना है कर निर्धारण वर्ष, ठीक है। कर की गणना वर्ष हमारी चलेगी कौन सी, 5 नंबर प्रीवियस ईयर 2020 से 2021। कर की गणना हम करेंगे 2020 से 21 में और कर देंगे किस में, 21 से 22 में। तो ये वाला कटौती मेरा चार्ज होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर जो ये इससे पहले 19-20 में ही खत्म हो जाता तो यहाँ कटौती नहीं मिलती। यहाँ पे 2020-21 की कटौती 6,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, इंटरेस्ट ऑन लोन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 6,000। अब हमारा जैसे ही ये तीनों आइटम को घटाएंगे मेरा क्या निकल आएगा, टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है।
इसको अगर जो हम घटाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 60,020। ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू आया। यदि किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकता है, और हमारे अन्य वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट ज़रूर देखें। थैंक यू।